जय हिंद साथियों। मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कौशल। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपका ज्यादा टाइम न खराब करते हुए अपनी तैयारी की ओर चलेंगे हम, जिससे हम बात करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था, हम वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे हम अगर देखें तो कल हमने आपको केंद्रक के बारे में सारी जानकारियां, विस्तृत जानकारियां, अर्थात जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे बताए कि केंद्रक में क्या क्या चीजें होती है। भाई केंद्रक जो है कला होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होती है और केंद्रिका के अंदर क्रोमोटिन धागे होते हैं। चलिए आगे हम वही बात करेंगे। देखिए ये जो केंद्रक के अंदर हम कहें कि देखिए यह था केंद्रक, मान लीजिए यह कोशिका नहीं है, ये केंद्रक है। इसमें बताया था हमने आपको कि केंद्रक में क्या पाया जाएगा, तो यहां बताया गया था आपको केंद्रक द्रव्य, उसके बाद हम कहें तो इससे ऊपर लेने चाहिए केंद्रक कला, ले लीजिए यहां पर केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। इसी केंद्रिका के अंदर पाए जा रहे थे क्रोमोटिन, क्रोमेटिन धागे। अब देखिए यह जो क्रोमोटिन धागे हैं, इसी को हम कहें कि जो केंद्रक की खोज की थी। देखिए यहां पर हम चर्चा कर लें केंद्रक की खोज किसने की थी, तो ये थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। देखिए अगर मान लीजिए रॉबर्ट ब्राउन ही इस केंद्रिका के अंदर और थोड़ा गहराई से जाते तो हमें एक नया नाम ना पढ़ना पड़ता, जिसे आप वर्ल्डेयर कहते हैं। क्योंकि वर्ल्डेयर ने इसी केंद्रिका में अंदर तक गहराई में देखा, तो इसने देखा कि यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना इसको मिली। इस प्रकार इन्होंने कहा यार ये क्या है, तब इन्होंने इसका नाम क्या रखा, गुणसूत्र। तो आप समझ गए होंगे गुणसूत्र कहां से आया। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करने वाले आज गुणसूत्र के बारे में। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। देखिए हम बात करें गुणसूत्र की खोज, तो ये की थी हाफ मिस्टर। अब आप कह रहे होंगे अभी तो आपने वाल्डियर शब्द लिया था। देखिए अक्सर किताबों में कहीं कहीं आपको वाल्डियर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन खोज हाफ मिस्टर ने की थी, वाल्डियर ने नाम दिया था। लेकिन वनडे एग्जाम की किताबों में अक्सर करके खोज में भी क्या लिख दिया जाता है, वाल्डियर। लेकिन आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, जहां पर वाल्डियर होगा वहां हाफ मिस्टर नहीं होगा, जहां हाफ मिस्टर होगा वहां वाल्डियर नहीं होगा। जहां तक है तो आपको वाल्डियर मिलेगा जो अभी लिखा है। अच्छा हम इस हाफ मिस्टर की बात करें, हाफ मिस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया, ट्रेडेस्केंसिया की पराग मात्र कोशिका में
गुणसूत्र की खोज की थी। यह जो हाफ मिस्टर थे, इन्होंने ट्रेडस किया कि पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्र की खोज की थी। अगली हम बात करें गुणसूत्र का नामकरण। 1888 में वाल्डेयर ने किया था। ठीक है भाई। और क्या नाम दिया था इन्होंने? क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। गुणसूत्र महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अरण कहते हैं, यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। आगे यह रचना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। देखिए, अगर आप बात करें कि डीएनए में कौन सा पदार्थ कितना पाया जाता है, तो यहां आप एक लाइन और लिखेंगे इसमें, तो कहेंगे डीएनए में नहीं, गुणसूत्र में सर्वाधिक हिस्टोन प्रोटीन, उसके बाद डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। देखिए, गुणसूत्र महीन धागे के समान संरचना होती है, जिन्हें हम अरण कहते हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। यह रचना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम बात करें गुणसूत्र में सर्वाधिक हिस्टोन प्रोटीन, उसके बाद डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है भाई। आगे गुणसूत्र में पाए जाने वाले
न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। सारी जानकारी छिपी होती है। यह जानकारी कोड या इसे कहते हैं आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। ठीक है भाई, डीएनए और आरएनए। ठीक है, देखिए यह जो न्यूक्लिक अम्ल है, इसी इसी न्यूक्लिक अम्ल में जीवन की सारी जानकारियां छिपी होती है, जिन्हें कोड या आनुवंशिक कोड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अभी जैसे ही गुणसूत्र खत्म होगा, इसके जस्ट बाद ये दोनों ही आपको पढ़ाए जाएंगे, डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। क्या है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। ये सारी चीजें जिनकी खोज जोहानसन ने कब की, वो सभी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। यहां तक समझ में आया है? आगे यह दोनों न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा एवं फॉस्फेट समूह द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस डीऑक्सी राइबोज या राइबोज, अब ये आप समझ गए होंगे, यही है वो। क्या है? डीएनए। भाई इसमें कौन सी शर्करा पाई रही है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और आरएनए में कौन सी है? राइबोज शर्करा। ठीक है भाई, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ ये PO4 अर्थात फॉस्फेट समूह से जुड़े होते हैं। यहां तक आपकी समझ में आया है? तो यहां तक रफ करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। आगे चलते हैं। अगली
न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध या हम कह सकते हैं आकर्षण बल। फॉस्फोडाइस्टर बंध कहलाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंध कहलाते हैं। ठीक है भाई, आगे गुणसूत्र के बाहर एक पेलिकल झिल्ली होती है जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है भाई, जिनमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र पर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो वहां आप बताएंगे पेलिकल नामक झिल्ली से गुणसूत्र जो है आबद्धित होते हैं या फिर ढके हुए होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा समझिए आप यहाँ पे। देखिए, कुछ सरीसृप रेप्टाइल्स, कुछ सरीसृप जैसे मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है, यह या ऐसे कह सकते हैं इन जीवों में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। देखिए, आपने एक अक्सर देखा होगा, देखिए इसमें से कहा मगरमच्छ तो अक्सर खैर वैसी ज्यादा कह सकते हैं कि वैसी जगह पाए जाते हैं घनी जगहों पर, लेकिन छिपकली अक्सर घरों में उपस्थित होती है। लेकिन आप देखते होंगे कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको इनकी संख्याओं में वृद्धि या कमी दिखाई देगी। जैसे कि मान लीजिए अगर गर्मी है तो हो सकता है इनके गर्मियों में इनके जो है वातानुकूलित अनुपात वो हो जाता है, टेम्परेचर से इनके शरीर के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। तो आप देखेंगे गर्मियों में आपको अत्यधिक ज्यादा मिलेंगी, क्या कह सकते हैं, छोटी छोटी अर्थात पैदावार ज्यादा मिलेगी। और लिंग निर्धारण होगा, यानी कि फीमेल होनी है या फिर मेल होना है, इसका लिंग निर्धारण कौन करेगा? टेम्परेचर के हिसाब से, ताप के हिसाब से, जो पर्यावरणीय उस समय का ताप होगा उसके हिसाब से निर्धारण होगा कि यह क्या होना है। ठीक है भाई, चलिए आगे। गुणसूत्र जहां केंद्रिका से
जुड़ा होता है, उस जगह को संघटक कहते हैं। गुणसूत्र जहां केंद्रका से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में चार प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। चार प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर यहां तक आपकी समझ में आ गया है तो देखिए, अब आपको यह भी देखिए, अक्सर खैर कुछ भी पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप बात करें कि गुणसूत्र में कौन सी चीज कितनी होती है गुणसूत्र में, तो यहां पर आप बात करेंगे 37.6% पाया जाता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, 36.5% होता है डीएनए। अच्छा, 10.4% अन्य प्रोटीन होती है तथा 9.6% क्या पाया जाता है? आरएनए। ठीक है भाई, ये है पदार्थ गुणसूत्र के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में। यहां तक आपको गुणसूत्र के बारे में जितने भी फैक्ट्स बताए वह आपको समझ में आए होंगे, आशा करते हैं। नहीं आए हैं तो अभी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये करते हैं हम रफ। अब सुनिए, अभी तक हमने गुणसूत्र पढ़ा, अब हम क्या करेंगे कि इसी में से हमने एक गुणसूत्र को निकाल लिया। ठीक है भाई, ये है गुणसूत्र। अब देखिए, अगर हम गुणसूत्र के ऊपर वाले कोने के हिस्से की बात करें तो इसे कहते हैं सैटेलाइट। आप समझ सकते सैटेलाइट कहां छोड़े जाते हैं? ऊपर, तो ऊपर वाले कोने को सैटेलाइट। ठीक है, नीचे वाले कोने को कहते हैं टेलोमियर। टेलोमियर, ठीक है, बीच वाले को कहते हैं सेंट्रोमियर। अब देखो, याद किस तरह करेंगे आप? सैटेलाइट कहां छोड़े जाते हैं? ऊपर, अर्थात ऊपर वाले को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। ठीक है, सैटेलाइट कहां छोड़े जाएंगे? ऊपर, तो सॉरी, ऊपर वाले को क्या कहेंगे आप? सैटेलाइट। सैटेलाइट ऊपर छोड़े जाते हैं। अच्छा, सेंटर, सेंटर कहां होता है भाई? सेंटर होता है मध्य में, अर्थात पहले वाले मध्य वाले को क्या करेंगे? सेंट्रोमियर। और टेल, टेल मींस पूंछ, टेलोमियर, टेल पूंछ कहां होती है? नीचे। टेलोमियर मतलब नीचे वाला हिस्सा। इस तरह से आप तीनों हिस्सों को जो है याद कर लेंगे। देखिए, इसके हम थोड़ी बात करें तो अब इसमें थोड़ी देर पहले ही आपको एक लाइन लिखाई गई थी कि धागे की समान रचना, धागे के समान रचना को क्या कहा गया था? अरण। ठीक है भाई, अच्छा, इसी हम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की? हॉफमैस्टर ने। गुणसूत्र का
नामकरण किसने किया? बाल्डेयर ने। कब? 1888 में। ठीक है भाई। अच्छा, इसी में से एक गुणसूत्र को देखिए, गुणसूत्र एक्चुअल में क्या है, जो क्रोमोटिन धागे थे उन्हीं का बना हुई एक ऐसी रचना है, स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग कैसे ऐसे घूमी हुई होती है, ऐसे ही ये उन्हीं क्रोमोटिन धागों की घूमी हुई रचना है, जिसको आगे अरण कह दिया गया है। यही है वो रचना। इस तरह से हमने क्या किया, एक गुणसूत्र के कोने की रचना जो थी उसको खोल दिया। जब उसको खोल के देखा गया इस तरह से, तो हमने पाया, इसको नाम दिया गया डीएनए। इसको क्या नाम दिया? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है भाई। डीएनए की खोज कार्लबर्ग ने की थी। अच्छा, डीएनए मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल कहा गया था। इसी डीएनए को जब और ज्यादा खोला गया, तब यहां से प्राप्त हुआ हमें जीन, जेनेटिक्स, जीन प्राप्त हुआ। अच्छा, जीन की खोज किसने की थी? तो जोहानसन। जीन की खोज किसने की? जोहानसन ने। इसी जीन में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या पाए जाएंगे यहां? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई। अच्छा, ये समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए, जैसे गुणसूत्र जो होते हैं, और हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र संतान उत्पत्ति वह लिंग निर्धारण में मदद करते हैं। गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? संतान उत्पत्ति वह लिंग निर्धारण करना। डीएनए का मुख्य कार्य होता है यह पहचान करना। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? यह पहचान करना कि यह जो संतान उत्पन्न हुई है इसके माँ बाप कौन है, या यह जो माँ बाप है इनकी संतान कौन है, यह पहचान करना होता है। जीन की अगर हम बात करें तो जीन के अंदर, या हम कह सकते हैं डीएनए का ही बृहद रूप, यानी ज्यादा अंदर घुसे चले जाएं तो जीन मिलते हैं। जीन के अंदर ही जेनेटिक कोड होते हैं जिन पर सभी जानकारियां अंकित होती है। यानी जीन पर जो छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं उन्हें ही जेनेटिक कोड कहते हैं, जिस पर ही सारी जानकारियां उपस्थित होती है। ठीक है भाई। चलिए, यहां तक समझ में आया। अभी हम देखें, देखिए गुणसूत्र, हम यहां बात कर रहे हैं आपका मेल, यहां हो जाएगी फीमेल, पुरुष और महिला। देखिए, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और ऑलोसोम। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां होंगे, ऑटोसोम और ऑलोसोम। देखिए, ऑटोसोम वैसे टोटल इनमें होते कितने कितने हैं? 46। यहां भी कितने होंगे? 46। लेकिन यह आपको विस्तृत तरीके से कोशिका विभाजन में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय यह चीज किस तरह से जो है निर्धारित होती है, वह चीज वहां बताई जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां भी आप देखेंगे तो देखिए, ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44, और ऑलोसोम में होते हैं 2 गुणसूत्र। अगर पुरुष है तो कौन से होंगे?
एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स एक्स हो या वाई वाई हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दोनों में ही समान होते हैं। यहाँ भी कितने होंगे 44, और ऑलोसम में यहाँ दो होंगे एक्स 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 महिला के अंदर। ठीक है, अब देखिए अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें जो अर्धसूत्री अर्धसूत्री आधे आधे, ठीक है। यहां से मान लीजिए कितने आ गए 22, प्लस यहां से भी कितने आए 22, ठीक है भाई, प्लस मान लो यहां से आया y और यहां से आ गया x, यहां से आ गया तुम्हारा x, यहां से क्या आया y। देखिए टोटल जब आप इनको जोड़ोगे तो 22 22 44 और 2 46 प्रॉपर हो गए पूरे। यह जो संतान होगी वह क्या होगा लड़का। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात है। अच्छा मान लो यहां से आए 22 प्लस यहां से भी आए कितने 22 प्लस यहां से आया x, और यहां तो ऑलरेडी दोनों x है ही, तो यहां से भी क्या आ गया x। आप टोटल काउंट करोगे तो कितने बैठेंगे ये 46। यहां पर जो संतान उत्पन्न होगी वह क्या होगा लड़की। अब देखिए यहां पर जो लिंग निर्धारण के सूत्र हैं, जो अलोसोम है जो लिंग निर्धारण करते हैं, ये जो ऑटोसोम वाले हैं, देखिए देखिए जो ऑटोसोम वाले गुणसूत्र हैं यह क्या कार्य करते हैं, तो हम कहेंगे यह शरीर का निर्माण करने में सहायक है, और ये लिंग निर्धारण करने में सहायक है। अब देखिए मान लो कि 44 जो ऑटोसोम गुणसूत्र हैं इनमें कोई डिफेक्ट आता है, मान लो कम पहुंच पाते हैं या ज्यादा पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कम पहुंचे तो हो सकता है शरीर में बौनापन आ जाए, हल्का रह जाए शरीर, ज्यादा पहुंच जाए तो विशालकाय हो जाए। लेकिन अगर इनमें मिस्टेक होती है, जैसे मान लीजिए यहां से एक्स आ गया, यहां से दोनों एक्स आ गए, तो ट्रिपल एक्स, ऐसे लोग बनेंगे जिन्हें आप ट्रांसजेंडर कहते हैं। ऐसे लोग वो बनते हैं। या यहां से मान लीजिए वाई आ गया, यहां से डबल एक्स आ गई, तो कौन से ट्रांजैक्शन बनेगी आप स्वयं समझ पा रहे होंगे, उनमें महिलाओं के गुण के साथ साथ पुरुष के गुण भी होंगे। अच्छा यहां से भी एक्स वाई दोनों आ गए, यहां से सिर्फ एक्स आ गया, अर्थात डबल एक्स एक वाई हो गए। इसका मतलब उसके अंदर पुरुष के गुण कम, महिला के गुण ज्यादा होंगे। इस तरह से जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया जब आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाया जाएगा उस समय बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी कि किस तरह से ट्रांसजेंडरों का जो है किस तरह से वो बनते हैं, किस तरह से जननांग होता है। ये सारी चीजें वहां पर आपको बेसिक तौर पर एक तरह से बताई जाएंगी कि किस तरह से जो है चीजें होती है। ये आपको इतना समझ में आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। देखिए इसका ध्यान रखना आप, गुणसूत्र के जो 3 भागों में डिवाइड किया गया, ऊपर छोड़ते हैं सैटेलाइट, अर्थात ऊपर के भाग को कहते हैं सैटेलाइट, बीच वाले भाग को सेंटर कहते हैं अर्थात सेंट्रोमियर, और निचले भाग टेल, पूछ नीचे होती है अर्थात टेलोमियर। ठीक है भाई, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो हम कुछ जीवों में, देखिए ऐसे हम टोटल प्रॉपर तो नहीं पढ़ सकते कि कितने जीवों में कितने गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कुछ जो इंपोर्टेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस जीवों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए जैसे यहां लिख लीजिए कुछ जीवों में गुणसूत्र। ठीक है, पहला ले लेते हैं हम
बात करें जीवाणु, तो देखिए जीवाणु के अंदर कितने पाए जाते हैं? एक। अगर हम बात करें मटर की, तो मटर में पाए जाते हैं 14। हम बात करें प्याज, तो प्याज में पाए जाते हैं 16। देखिए ये वो लिखा जा रहा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। ठीक है। उसके बाद मक्का, मक्का में कितने पाए जाते हैं? 20। टमाटर में पाए जाते हैं 24। मेढक, मेढक में पाए जाते हैं 26। नींबू में पाए जाते हैं आपके 18 और 26। इसका मतलब छोटे और बड़े, यानी कुछ 18 छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। मानव की आपको अभी पता चला, मानव में कितने होते हैं? 46 या फिर 23 जोड़ी, क्योंकि मानव में गुणसूत्र पेयर्स में होते हैं। अगली हम बात करें तो आलू, आलू में पाए जाते हैं 48। चिंपैंजी में भी 48। तंबाकू में पाए जाते हैं आपके 48। और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट से टेरिडोफाइटा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 1600। यहां लिख लेंगे सर्वाधिक। ठीक है। अब ये भी याद कर लीजिए साथ ही साथ, इसमें से ये वो लिखाए गए हैं जो अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से मटर है, क्योंकि मटर की इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मटर के पौधे पर बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिकल्स हुए, तो इसको अक्सर पूछ लेते हैं। जीवाणु का इसलिए पूछ लिया जाता है कि इसमें सबसे कम है। और तुम्हारा मक्का है, टमाटर, ये वो है जो पूछे जाने वाले। मेढक भी बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोगशालाओं या प्रैक्टिकल्स में यूज किया गया, इस वजह से इसके पूछ लिए जाते हैं। मानव का आपको पता ही है, चिंपैंजी मानव जैसा ही है, तो इसके आप याद करेंगे आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में सेम होते हैं। टेरिडोफाइटा इसलिए पूछ लिए जाएंगे क्योंकि यह सबसे ज्यादा होते हैं। यह आपका हुआ गुणसूत्र खत्म। अगर आपकी समझ में टोटल पूरी क्लास आ गई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जो कमी है आप वो भी बताइएगा कि एक्चुअल में कमी है या कुछ कमी क्या है, आप वो भी बताइए। ठीक है भाई। देखिए चलिए आगे शुरू करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में से पहला अर्थात डीएनए, डीएनए को क्या गया था? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए। देखिए डीएनए की खोज डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने की थी। अच्छा, डीएनए मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। यह जो मॉडल दिया था इसे कहा गया था डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है। चलिए यह अम्ल, यह अम्ल हमारे लक्षणों को
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए डीएनए जो होता है, जो डीएनए क्या है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये मैंने बताया था, ये क्या है, ये डाईऑक्सी, ये सब शर्कराएं हैं। शर्करा मीन्स हम कह सकते हैं डाईऑक्सी राइबोज है, ये डबल शर्करा है, 2 शर्करास, और जो आरएनए में होती है वो सिंगल शर्करा, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, इसने कहा है कि यह हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे, जैसे कि हमारे, ऐसा नहीं है कि इसमें चेहरा फिक्स आता हो, मान ली हमारे दादाजी का चेहरा किस तरह का था या हमारे पिताजी का चेहरा वैसा सेम नहीं। या फिर आपने अक्सर एक क्वेश्चन सुना होगा कि पहलवान के बच्चे पहलवान क्यों नहीं होते। देखिए डीएनए हुआ या फिर गुणसूत्र हुए, गुणसूत्र में जो 44 थे वो शरीर का निर्माण कर रहे थे, और जो 2 एलोसोम थे जो लिंग निर्धारण कर रहे थे, उनका काम लिंग निर्धारण का है, न कि कह सकते हैं कि आकार का निर्माण सेम करना। अच्छा, डीएनए में, डीएनए जो है ये पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीजों को किस तरह पहुंचाता है, जैसे कि हमारे दादा के 2 कान थे, मतलब हमारे भी है, हमारे पिताजी के भी हैं, हमारे किस तरह के, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे ऊपर की जो पीढ़ी है जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, उस पीढ़ी के कुछ चीजें मैच करती हैं, जैसे कि पैरों की उंगलियां, जैसे कि कान, जैसे नाक, ये चीजें जो मैच करती हैं वो सिर्फ उसका कारण क्या है, डीएनए है। ठीक है भाई, यह अम्ल, यह अम्ल हमारा आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है भाई, आगे इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार की, अगर हम बात कर लें, यही नाइट्रोजन युक्त क्षार, देखिए क्या होते हैं ये। एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन के अंदर 2 पाए जाते हैं, एक होता है तुम्हारा एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, एडिनिन और गुआनिन, एजी सिटी। चलो अगला होता है इधर आपका, ये प्यूरिन हो गया पहला, दूसरा होता है पाइरिमिडीन, इसमें भी 2 पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो इसमें पाए जाते हैं आपका साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन यानी सीटी, कहते हैं ना कि एजी सिटी। चलो एजी सिटी, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपको अभी जब हम बताएंगे तो
तो बस इस तरह से क्रॉस में जोड़ना है इन्हें आपको, ठीक है। ये अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद, अभी जस्ट इसके बाद आपको बताया, क्योंकि अभी इसमें इतनी जगह नहीं है, अभी बताए जाएंगे, ठीक है भाई। ना उतार लिया हो, चलिए आगे चलते हैं। देखिए डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। देखिए जो डीएनए बताया गया था, इस तरह से गुणसूत्र में से इस तरह से खुला था ये डीएनए, ठीक है। देखिए यह जो है, यह डीएनए है, मान लीजिए यह है डीएनए, तो इस डीएनए का यह जो व्यास है ये कितना है, 20 एंगस्ट्रम। एक टर्न कहते हैं ऊपर से नीचे तक आना, यानी ऐसे जाना फिर नीचे तक आना, यानी ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से ऐसे। इसी एक टर्न की जो लंबाई है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रम है, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक टर्न में, या हम कह सकते हैं एक टर्न में, या फिर ऐसे लिखिए डीएनए के प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है भाई, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि इसमें जो नाइट्रोजन बेस क्षार होते हैं वो किस तरह से जुड़े होते हैं, तो उनकी जानेंगे। देखिए नाइट्रोजन बेस क्षार, तो देखिए एक तरफ क्या थे, ए जी, ये किधर थे, प्यूरिन की तरफ, और पैरामिडोजिन की तरफ सी टी, ठीक है, यही थे ना। अच्छा इनको कर दीजिए उल्टा, इनको कर दीजिए टीसी, तो ये जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड। ये कौन सा होता है, ये होता है आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जुड़े होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। चलिए आगे, यूरेटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा वह सर्पिलाकार होता है, जबकि ये यूकैरियोटिक होना चाहिए ना, यूरेटिक नहीं, सॉरी, यूकैरियोटिक, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में वृत्ताकार होता है,
लास्ट में वृत्ताकार होता है। यहां तक समझ में आई है चीजें। अच्छा, डीएनए में अगर हम शुगर की बात करें, डीएनए में शुगर, तो देखिए डीएनए में 2-डाईऑक्सी राइबोज शुगर तथा आरएनए में राइबोज शुगर की 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई है चीजें। देखिए ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बताइए डीएनए का व्यास कितना है, तो आप बताएंगे 20 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो क्षार होते हैं वो किस तरह जुड़े हुए होते हैं, तो ए टी से जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आप वहां बताएंगे हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। आगे 5 मिनट का टॉपिक और है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? किसी जीव में डीएनए में उपस्थित, किसी जीव में डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। क्षार का क्रम निश्चित होता है। इसी निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफरेज ने की थी। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय डॉक्टर लालाजी सिंह को जाता है।
ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान ये कहाँ कहाँ है, तो हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और इत्तेहाद। अन्य जगह पर भी नए खुल गए, उससे कोई फर्क नहीं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आगे देखें ध्यान से, डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट के उपयोग। आखिर डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसके उपयोग क्या है? तो देखिए इसके मुख्य 4-5 उपयोग हैं, उनको लिखाएंगे बस। जैसे कि पहला हम बात करें तो अपराधियों को पकड़ना, सेकंड अगर हम बात कर लें तो माता पिता या संतान का पता लगाना। तीसरा संपत्ति विवाद के निपटारे में। चौथा आनुवंशिक रोग के इलाज में। पांचवा परजीवी फसल के निर्माण। देखिए यह बेसिक आप सबको पता है, आपने अक्सर सुना होगा कि अपराधियों की जब जांच करनी होती है तो फिंगरप्रिंट टेस्ट किए जाते हैं। माता पिता या संतान का पता लगाने में, संपत्ति के निपटान में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दावा करते कि यह जो मरा हुआ व्यक्ति है ये मेरे ही पिताजी थे, अर्थात इनकी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, तो वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट किए जाएंगे। आनुवंशिक रोग के इलाज में भी यही काम आएगा। परजीवी फसल क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के समय पर छोटी छोटी जो खाने पीने की चीजें हैं उनको बड़ा कर दिया जा रहा है। जैसे कि लौकी है, छोटी इंजेक्शन लगाया बड़ी हो गई, तो उनमें क्या है, परजीवी यानी और दूसरे जीन जो है डाले जा रहे हैं। जैसे आपने एक चाइना में एक जो है गन्ना बड़ा प्रचलित हो रहा है, उसमें क्या किया गया है कि मिठास के तौर पर तो गन्ने में शर्कराएं बढ़ा दी गई हैं, तथा आकार के लिए उसमें बांस के कुछ जीन्स मिला दिए गए, जिस कारण से वह काफी बड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है और इतना मुलायम हो रहा है कि हाथों से ऐसे कोई भी तोड़ते, हाथों से छील के, यानी इस तरह से जीन जो है परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां तक अगर क्लास समझ में आई है तो लाइक कर सकते हैं आप, तथा कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास किस तरह की लगी। अगर यहाँ से आपको सीखने को मिला है या आपको ऐसा लगा है कि यहाँ पर वो सारे फैक्ट्स मौजूद हैं जो आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं, तो आप इस क्लास को देखिए और हमें बताइए कि आपको ये क्लास किस तरह लगी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको वापस समय दे सके, इसलिए समय का सदुपयोग करिए और अपने सपनों को पूरा करिए।